बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त हम आज जो है एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी की बात करेंगे और इसके अंदर हमने छोटी सी बात है न्यू डार्विनिज्म की और उसके बाद जो है हम अपना मेन टॉपिक जो कि एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी है, मोलेकुलर बायोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यू डार्विनिज्म एक्चुअली क्या था कि जिस वक़्त जो था ना डार्विन और लेमार्क ने अपनी थ्योरीज़ को जो है पुट फॉरवर्ड किया, तो उस वक़्त ये था कि प्रैक्टिकली जो है हेरिडिटी के मुतल्लिक जो था लोगों को कोई भी इल्म नहीं था, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ था। लेकिन जिस वक़्त इमरजेंस हुई है पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, तो उससे क्या हुआ कि एक्चुअली जो क्लियर जो थी अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस की भी और इसके अलावा वेरिएशंस की भी जो था वो जो पॉपुलेशन के किसी भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में होती है, तो उसकी जो थी क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्डअप हो गई और इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो डार्विनियन थ्योरी थी इसको एक फर्म सपोर्ट मिल गई। अब ये जो रीअप्रेजल है थ्योरी की नेचुरल सिलेक्शन की मॉडर्न जो हमारी पॉपुलेशन जेनेटिक्स है इसकी टर्म्स में, तो इसको हम कई बार जो है न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। रीअप्रेजल का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को री एग्जामिन करना या री इवेल्युएट करना। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो था नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है उसको भी एक फर्म सपोर्ट मिल गई। अब हम जाएंगे एविडेंसेस। तो एविडेंसेस जो हमारे पास हैं एवोल्यूशन थ्योरी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एविडेंसेस हैं। तो अगर हम उसकी थोड़ी बात करना चाहें डार्विन की, तो उसमें भी आपने पीछे देखा होगा उसकी थ्योरी जब हम बात कर रहे थे, तो दो चीज़ें जो थी ख़ास तौर पे आपको उसमें नज़र आती हैं कि जिसको उसने अपनी थ्योरी जब वो बिल्डअप कर रहा था तो उसने उनको यूज़ किया था फॉर्मुलेट करते हुए। एक तो था जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ और दूसरा जो है वो क्या है, फॉसिल्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। अब एविडेंसेस के हम अगर उसके अलावा बात करें डार्विन के अलावा, तो हमारे पास इस वक्त बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो इस थ्योरी को वैलिडेट करते हैं और उसमें आपका बायोजियोग्राफी आ जाता है, मोलेकुलर बायोलॉजी आ जाता है, कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी, एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग, टेक्सोनॉमी वगैरह, यानी काफ़ी सारे हमारे पास जो हैं वो एविडेंसेस हैं। हम चंद एक की बात करेंगे जिनकी मैंने पहले कहा था कि जिनको हम डिटेल में करेंगे। तो हम डिटेल के अंदर जो है वो सबसे पहले एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी की बात करेंगे। अब जो है बायोजियोग्राफी सबसे पहले होती क्या है इसकी बात कर लें, तो स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ, इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफी जो है ना, इससे हमें एविडेंस किसके मुतालिक मिलता है, हमें प्री हिस्टोरिक क्लाइमेट। प्री हिस्टोरिक का क्या मतलब है कि ये जिस वक़्त जो रिटर्न हमारे पास हिस्ट्री है ना, ये उससे पहले के क्लाइमेट की बात है। तो प्री हिस्टोरिक क्लाइमेट के बारे में भी पता चल सकता है, हैबिटेट है, और इसके अलावा एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स जो थे उनके मुतालिक भी हमें इससे पता चल सकता है। अब जो बायोजियोग्राफिक स्टडीज़ हैं ये शो क्या करती हैं कि लाइफ फॉर्म्स जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, वो क्या है कि वो उसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, वो बड़ी डिस्टिंक्टिव एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। स्पीशीज़ जो है वो ओरिजिनेट कहाँ पर करती हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया जो है वहाँ पर एक करती हैं और वहाँ से वो क्या होता है कि वो फिर डिस्पर्स हो जाती हैं। तो वहाँ से डिस्पर्स जो होती है आउटवर्ड्स, तो वहाँ से फिर क्या होगा कि आपको बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे वो स्पीशीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अब अगर ऐसा है कि कोई एक जगह आप देखते हैं तो वहाँ पर वो स्पीशीज़ नहीं है, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि असल में क्या हुआ कि जो रीजन ऑफ ओरिजिन था ना उस स्पीशीज़ का, वो वाला पार्ट जहाँ वो एब्सेंट है वो उससे पहले ही समहाउ क्या हुआ होगा, किसी जियोग्राफिक जो है वो वहाँ से क्या सेपरेट हो चुका होगा। तो इस वजह से वहाँ पर वो स्पीशीज़ जो है वो नहीं मिलती। तो जो था ना जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि जो डार्विन के जहन में भी जो इम्प्रेशन एवोल्यूशन का जो आया था ना, वो उसने सबसे पहले इसी चीज़ को नोट किया था कि जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्पीशीज़ की जब उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की,
तो उसको समझ आई कि जो असल में जो है ये जो एवोल्यूशन जो है वो इस तरह से हुई होगी। अब ये देख सकते हैं आप कि ये हमारी अर्थ में जो चेंजेस आते रहते हैं, तो ये 225 मिलियन ईयर्स पहले ये इस तरह से हमारे जो थे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट है ना, ड्रिफ्ट होता है कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो क्या होते हैं कि वो एक जगह पे नहीं है, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। शायद आपके ज़हन में टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह भी हों और इस तरह की बातें भी हों। फिर जो है वो 150 मिलियन ईयर्स, अब देखें कितना चेंज आ गया। पहले ये था, इसके बाद 65 मिलियन ईयर्स पहले ये वाली थी हमारी जो थी अरेंजमेंट थी कॉन्टिनेंट्स की, और ये आज की ये बात है। तो आज जो है हमारे पास ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। अब ये इस बात को थोड़ा दोबारा कर लें ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए कि एब्सेंस अगर किसी स्पीशीज़ की किसी एरिया में है तो इंडिकेट क्या करती है कि वो एरिया ओरिजिनल स्पीशीज़ जो थी उस स्पीशीज़ के एरिया ऑफ ओरिजिन से पहले ही क्या हुआ होगा, कहीं सेपरेट हो गया होगा। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसने क्या किया था कि एवोल्यूशन का इम्प्रेशन जो था वो माइंड जो डार्विन के माइंड में इसी की वजह से आया था। अब हम आगे चलते हैं, स्पीशीज़ पैटर्न जो है स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें क्या है कि डार्विन ने नोटिस क्या किया कि वो साउथ अमेरिका जो था वहाँ पर रैबिट नहीं थे, और एनवायरनमेंट जो भी उसने देखा तो एनवायरनमेंट तो सूटेबल था उसके लिए, रैबिट्स के लिए। तो उसने कंक्लूड क्या किया, उसने ये कंक्लूड किया कि एक्चुअली क्या है कि जो साउथ अमेरिका में इसलिए रैबिट्स नहीं है कि क्योंकि रैबिट्स कहीं और ओरिजिनेट किए, और वो जो है वो क्या उनके पास कोई ऐसा मीन्स नहीं था कि वो वहाँ से साउथ अमेरिका पहुँच सकते। वो जो ऊपर बात को मैंने इसी रिपीट किया था कि आप इस बात को भी अच्छे से समझ सकें। अब देखें कि ये जो है ना रैबिट्स जो है ना, तो यहाँ पर एक और बात भी मज़े की है कि ऑस्ट्रेलिया में भी एक्चुअली जो कि उसको वहाँ पर मिले रैबिट्स, तो वो भी एक्चुअली वो वहाँ पर नेचुरली नहीं गए थे। वो भी क्या हुआ था कि वो उनको इंट्रोड्यूस ह्यूमंस ने किया था, यानी कि कुछ ह्यूमंस क्या था वो उसको कहीं और से कि जो उसकी एक्चुअल ओरिजिन था वहाँ से, रीजन ऑफ ओरिजिन से वो क्या है कि वो ऑस्ट्रेलिया ले आए। अब क्योंकि सूटेबल था, एनवायरनमेंट सूटेबल था, तो जब वो उसको ले आए तो वो जो रैबिट्स थे वो क्या हुए कि वहाँ रैपिडली जो था उनका नंबर जो था वो इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरह से रैबिट्स जो हैं वो वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में भी प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है कि फैक्टर्स इनहिबिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन को इनहिबिट करते हैं, यानी वो किस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रुक सकती है। तो बायोजियोग्राफिकल स्टडीज़ शो क्या करती हैं कि स्पीशीज़ जो होती हैं उनकी रिस्ट्रिक्टेड जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ से होती है, सेंटर ऑफ ओरिजिन से, और उसके पीछे रीज़न जो होती है वो क्या होती है कि वहाँ पर कोई बैरियर प्रेजेंट हो सकता है। अब बैरियर्स वो कौन से हो सकते हैं, बैरियर्स जो हैं वो फिज़िकल हो सकता है, जैसे कोई इलाका था वहाँ से आगे कोई स्पीशीज़ क्यों नहीं फैली, क्योंकि वहाँ कोई फिज़िकल बैरियर आ गया जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाई, जैसे कि ओशन था, डेजर्ट था, माउंटेन था, तो जो उससे परे आगे जो जगह होगी वहाँ पर वो नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल बैरियर्स भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल बैरियर्स में क्या आएगा कि जैसे अनफेवरेबल क्लाइमेट है तो वो भी जो है वो क्या होगा कि वो बैरियर का काम करेगा। और इसके अलावा जो है इकोलॉजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंस है कुछ ऑर्गेनिजम्स की कि जो उसके साथ फूड या शेल्टर के लिए जो है वो compete करें, तो वो भी एक बैरियर का काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब जो हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है वो क्या है, दैट इज़ मोलेकुलर बायोलॉजी से एविडेंस। अब उसकी हम बात करते हैं। तो प्रेजेंस जो है ना सिमिलर उसकी मॉलिक्यूल्स की, वो कंप्लीट रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर मौजूद हो तो वो सजेस्ट क्या करती है कि एक्चुअली एग्जिस्टेंस है मोलेकुलर होमोलॉजी। होमोलॉजी मीन्स के सेम होना मॉलिक्यूल्स के लिहाज से। तो बायोमॉलिक्यूल बायोकेमिकल होमोलॉजी जो है वो सेम वे में दूसरी भी चीज़ हो सकती है, वो क्या है, एनाटॉमिकल होमोलॉजी। तो जो कि
एनाटमिकल जो होगी ना वो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की वजह से हो सकती है, यानी कि वो सेम हो। बायोकेमिकल का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर वो एक जैसे हों, तो ये भी हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। और इस तरह से जो है ना कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं कि वो टेक्सोनॉमिकली बहुत रिमोट ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन उनमें भी ये मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना क्या बताता है कि एक्चुअली कोई कॉमन एंसेस्टर होगा कि जिससे क्या है कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो ओरिजिनेट की। अब हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, वो एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है वो है डीएनए। अब डीएनए जो है ना, अब इसमें क्या है कि एक तो सेम काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो है, और ये हेरिडिटी मटेरियल है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में। और जो इसकी जेनेटिक कोड है वो भी क्या है, यूनिवर्सल। ये जेनेटिक कोड का यूनिवर्सल होना ही है कि आप क्या करते हैं कि आप वो अपनी ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है वो निकालते हैं और उसको आप किस में डाल देते हैं, बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया से आप क्या ले लेते हैं, अपनी ही जो है वो इंसुलिन, जो कि ओरिजिनली हमारी ही बॉडी में होती है, लेकिन वो आप वहाँ पर भी बना सिंथेसाइज क्यों, क्योंकि कोड सेम है। तो जेनेटिक कोड के सेम होने की वजह से आप ये फ़ायदे भी उठा लेते हैं। इसके बाद जो है ना, लेकिन असल जो हमारा पॉइंट है वो तो ये है कि डीएनए का प्रेजेंट होना सब में, और उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का भी सेम होना और जेनेटिक कोड का भी सेम होना साबित ये करता है कि जो है ना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिन जिन में डीएनए उन सब में ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्रेजेंट है। दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल है। एटीपी न्यूक्लियोटाइड जो है ये एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है, और ये प्रोकैरियोट से लेके आपके जो मोस्ट एडवांस पे चले जाएं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो इन सब में ही एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपके पास आ जाते हैं वो क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज अपनी प्रोटीन्स को किससे करते हैं, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स। तो इन सब का भी अब सेम होना, तो ये भी इंडिकेट करता है इसी बात को कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इनके दरमियान में। और इसके बाद जो चौथा हमारे पास आ जाता है वो साइटोक्रोम सी है। साइटोक्रोम सी जो है ना, ये एक्चुअली रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जो कि रेस्पिरेटरी चेन जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर जो है ये प्रेजेंट है। तो जो कॉमन बायोमॉलिक्यूल, चार आपको मैंने बड़ी बड़ी एग्जांपल्स दी हैं, तो ये एक्चुअली क्या है कि जो कॉमन बायोमॉलिक्यूल्स हैं और जो इनका रोल हमने देखा वो रिफ्लेक्ट क्या करता है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में जो है, और ये एक्सप्लेन करता है ओरिजिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कि कोई कॉमन एंसेस्टर होगा कि जिससे ये सारी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो ओरिजिनेट की होंगी। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट एविडेंस है कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी जो है वो स्टडी किसकी है, सिमिलर आप जो है वो सिमिलैरिटीज़ हम और डिफरेंसेस दोनों हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स में भी, और जो है जैसे डिफरेंट कोई स्पीशीज़ हैं तो उनके स्ट्रक्चर्स में हम दोनों ही चीज़ें देखते हैं, हम सिमिलैरिटीज़ को भी देखेंगे और हम डिफरेंसेस को भी देखेंगे। तो सिमिलर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो होमोलॉगीज़ हो सकते हैं। होमोलॉगीज़ क्या होते हैं कि जिनके अंदर आपका सेम स्ट्रक्चर हो और वो सेम जो होते हैं एंसेस्टर्स उनसे जो है वो उनकी फॉर्मेशन हुई हो। एनालॉगीज़ में आ जाते हैं आपका कि वो स्ट्रक्चर्स के जो डिफरेंट हों और वो डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से सेम जो उनके अंदर फंक्शन सेम आ जाए आपको। दोनों ही हमारे लिए एविडेंस है। अब हम ये बात करेंगे कि दोनों ही एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है कैसे, तो एक एक करके लेते हैं। ये सबसे पहले होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो है ये वो स्ट्रक्चर्स हैं कि जो एक्सटर्नली तो डिफरेंट नज़र आएंगे, आपको बाहर से देखेंगे तो लगेगा मुख्तलिफ है, लेकिन जब और उनका फंक्शन भी जो है वो भी क्या होता है, वो भी डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप इंटरनली देखते हैं तो वो क्या होगा कि कॉमन ओरिजिन की वजह से इंटरनली वो क्या होते हैं, बिल्कुल वो एक जैसे हैं। अब होमोलोगस स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या होता है कि वो सिमिलर हैं रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि क्या है कि वो इनहेरिट किससे हुए थे, एक कॉमन एंसेस्टर से। तो इसलिए क्या है कि वो आप जो है वो उनकी सिमिलैरिटी की रीज़न ये है कि एक्चुअली वो कॉमन एंसेस्टर से इनहेरिट हुए हैं, तो इसलिए वो क्या है कि वो
इंटरनली जो है वो अपना जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है। एग्जांपल्स जो है इसके अंदर जो हमारे पास आ जाती हैं वो है आर्म ऑफ मैन, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स है, इसके अलावा फ्लिपर ऑफ वेल है, विंग ऑफ बैट है। अब ये सारे के सारे जो है इनमें क्या होता है कि डिफरेंट एक्सटर्नल अपीयरेंसेस है, क्योंकि उनका जो रोल जो है ना वो क्या है, वो जो उन्होंने परफॉर्म करना वो डिफरेंट है, यानी फंक्शन डिफरेंट है। लेकिन मैलियन फोर लिम्ब होने की वजह से क्या है कि जो उनका बेसिक पैटर्न ऑफ बोन्स है वो क्या है वो सेम है। जैसे यहाँ देखें आप, ये ह्यूमन है, ये हॉर्स का है, कैट का है, बैट का है, बर्ड है और ये वेल है। तो आप ये बोन का जो ये सब के फोर लिम्स है, तो इनका बोन पैटर्न जो है वो सेम है। जैसे ये जो बोन है ये है जो हमारी जो है ये ह्यूमरस है, और ये जो आपको थोड़ी सी लंबी नज़र आ रही है ना ये वाली, ये अल्ना है, और ये जो अगली वाली है जो कि हमारे जैसे हमारे भी थंब वाली साइड पे होती है, तो ये क्या है, ये रेडियस है। और इसके बाद ये जो है कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स हैं। इसी तरह हॉर्स में भी देखें कि ये ह्यूमरस है, और ये वाली अंदर की तरफ है, ये वाली ये क्या है, ये जो है आपकी रेडियस, और ये थोड़ी सी जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है पीछे को ज़रा ज़्यादा जाती है, ये अल्ना। और इसी तरह से ये इसके जो है ना ये इसकी जो है कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, इन सब में ये आपको ये जो है मेन स्ट्रक्चर, मेन बोन्स, यानी फोर लिम्ब का जो बोन पैटर्न है वो इन सब में क्या है, वो हर एक में आप ये देख लें इन सब में सेम है। तो ये सेम क्यों है, ये देखें इसमें वेल में भी देखें तो ये ह्यूमरस है, ये रेडियस और ये अल्ना। तो ये जो है ये फिर वही कार्पस और मेटाकार्पस। तो फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो इन सब में सेम है, यानी देखने में फंक्शन भी डिफरेंट है, और बाहर से आप देखते हैं तो जो है आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली बोन पैटर्न जो है वो क्या है, वो सेम है। इससे पता क्या चलता है कि ये एक्चुअली किसी एक कॉमन एंसेस्टर जो है उससे इनकी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा आ जाता है वो क्या है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पस, ये सारे जो है ये भी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई कहाँ से हुए हैं, ये मॉडिफिकेशन है एक्चुअली लीफ की। तीसरी एग्जांपल जो है हमारे पास वो क्या है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे अपेंडिक्स है, टेल वर्टिब्री है ह्यूमंस में, और रिमेन्स है लेग बोन्स के स्नेक्स वगैरह में, ये भी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि अब ये वेस्टीज की शक्ल में है, तो लेकिन ये है कि अपेंडिक्स जो है ये वंस जो थी, ये इसका मौजूद होना बताता है कि ये वंस इस्तेमाल होती थी, प्रेजेंट थी अपनी फुल फॉर्म में, लेकिन वक्त के साथ साथ जब अडेप्टेशंस हुई तो फिर ये वेस्टीज की शक्ल में रह गई। तो वेस्टीज का प्रेजेंट होना बताता है कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रेजेंट थे, और अब भी प्रेजेंट डे कुछ हैं जैसे रैबिट्स हैं, हॉर्स वगैरह, इनमें इसके अंदर ये अब भी फंक्शनल होती है, स्पेशली हॉर्स में, और कुछ और भी हैं। टेल वर्टिब्री जो है, जैसे हमें कॉक्सिक्स जिसको आपको कहते हैं, तो वो हम में रिड्यूस्ड है, तो लेकिन यह है कि अगर आप दूसरों में देखें तो उनके अंदर टेल की शक्ल में, जैसे डॉग में है, कैट में है, उनके अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह रिमेन्स है लेग बोन्स के, आपको दिखाया मैंने, पाइथन का दिखाया था आपको मैंने। तो जो स्नेक्स जो है कुछ में ये भी क्या है कि लेग बोन्स के रिमेन्स जो है वो प्रेजेंट बताते हैं कि कभी इनके अंदर ये फंक्शनल होंगी, लेकिन बाद में अडेप्टेशंस जब हुई हैं तो फिर क्या हुआ कि ये वेस्टीज की शक्ल में प्रेजेंट। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का भी प्रेजेंट होना वो बताता है कि एक्चुअली ये वेस्टीज कहाँ से आए हैं, कि कभी ये फंक्शनल किसी ज़माने में किसी एंसेस्टर में थे। तो बेसिक पैटर्न जो ऑफ एवोल्यूशन के, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व किया हुई हैं कॉमन एंसेस्टर से, लेकिन उनमें डिफरेंसेस जो आपको नज़र आए वो किसके, डिफरेंट हैबिटेट की वजह से। तो डिफरेंट हैबिटेट की वजह से क्या हुआ कि उनके फंक्शंस डिफरेंट हो गए, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्ज को करते हैं ना किसी चीज़ का फैल जाना, तो एंसेस्टर कॉमन है लेकिन उनसे डिफरेंट लाइंस जो हैं वो ऑफ एवोल्यूशन निकल आई कि उसको डाइवर्ज कर गई, यानी कि, और उसकी रीज़न क्या थी कि वो डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर प्रेजेंट थे। तो जब वो डिफरेंट हैबिटेट के लिए अडेप्टेशंस हुई, तो उससे क्या हुआ कि वो डिफरेंट जो है वो आपको स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस फंक्शन की बेस के ऊपर नजर आने लगे। नेक्स्ट जो हमारे आ जाते हैं वो एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं।
एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होते हैं कि अब ये सिमिलर है अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि क्या है कि असल में जो ऑर्गेनिजम्स जिनकी हम बात करें तो वो क्या है, वो तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या है, वो सिमिलर है। अब ये देखने में कैसे लगते हैं, एक्सटर्नली देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या है कि वो अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जब अगर हम उसकी नोट करते हैं तो वो क्या होती है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि एक्चुअली वो अनरिलेटेड स्पीशीज़ है और उनका जो ओरिजिन जो है वो भी क्या है, वो डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर्स जो कि सिमिलर इसलिए हों कि जो एक्चुअली कि वो एक ही काम करने के लिए इवॉल्व हुए हैं, और इसलिए नहीं कि वो किसी कॉमन एंसेस्टर से हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है इन्हें हम एनालोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। एग्जाम्पल जो एनालोगस स्ट्रक्चर्स की हैं वो क्या है कि विंग ऑफ बैट है, बर्ड है, इंसेक्ट है। आप देखने में तो सिमिलर लगेंगे बाहर से और फंक्शन भी सेम है, लेकिन जो विंग इवॉल्व जो है इन सब में इंडिपेंडेंटली, इन ग्रुप्स के अंदर, इन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में इंडिपेंडेंटली हुए थे। लीव्स जो हैं ट्रेक्योफाइट्स के, वो क्या है कि लीव्स ऑफ मॉसिस हैं, फिर फोटोसिंथेटिक ब्लेड्स ऑफ सम एल्जी, ये सारे एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है वो क्या है कि पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन, कि जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व किससे हो गई, डिफरेंट एंसेस्टर्स से, कि जो एक्चुअली किस में थे, कॉमन हैबिटेट में थे। इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। कन्वर्ज करते हैं किसी चीज़ का, एक डिफरेंट जो है जैसे लाइंस हैं वो एक जगह पे आके मिल जाए। तो लाइंस ऑफ एवोल्यूशन तो ये डिफरेंट है क्योंकि इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं, लेकिन जिस चीज़ पे ये कन्वर्ज कर रहे हैं वो क्या है, वो है हैबिटेट। सेम हैबिटेट के अंदर होने की वजह से क्या है कि जब इनमें एवोल्यूशन हुई तो इनसे जो स्ट्रक्चर्स बने वो क्या थे कि वो एक जैसे थे। तो इसलिए इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। अब एनालोगस स्ट्रक्चर्स जो है इनकी एवोल्यूशनरी जो है इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये डेमोस्ट्रेट क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशंस के जिनकी डिफरेंट एंसेस्ट्रीज थी वो एक्चुअली क्या हुआ है कि वो सिमिलर वेज में जो है अडेप्ट की। उसकी वजह क्या थी कि उनका जो एनवायरमेंटल डिमांड्स थी वो सेम थी, तो उसकी वजह से जब उनमें अडेप्टेशंस भी हुई तो वो भी क्या हुई कि वो सिमिलर वेज में हो गई, तो जिनकी वजह से वो अपेरेंटली क्या थे कि वो देखने में एक जैसे ही लगते थे। तो यहाँ पर आप देख लें, ये देखें ये बैट का विंग है, ये बटरफ्लाई का विंग है, और ये देखें ये क्या है, ये बर्ड का विंग है। तो इस तरह से ये हमें क्या बताते हैं कि ये हमें एनालोगस जो है ये स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुई है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।